नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है वाह नवाब वाह के 8वें एपिसोड में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताना शुरू किया था आपको अवध के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला के बारे में। सन 1754 से 1775 तक शुजा-उद-दौला अवध के नवाब रहे। इनके समय अवध की राजधानी रहा फैज़ाबाद खूब पनपा, जिसे फैज़ाबाद का स्वर्णिम काल भी कहा जा सकता है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और खोलते हैं शुजा-उद-दौला के जिंदगी से जुड़े कुछ और ऐतिहासिक पन्ने। नवाब शुजा-उद-दौला स्वार्थ के लिए दोस्त बनाने की कला में बहुत माहिर थे और अपने स्वार्थ के लिए किसी को अपना दुश्मन भी बना लेते थे। नवाब साहब की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो था उनका रंगीन मिजाज। अरे जब वो अपनी सेना के साथ चला करते थे तो खूबसूरत लड़कियों की टोली भी उनके साथ चला करती थी। वो इसलिए कि रास्ते में जब भी नवाब साहब को अपना जी बहलाने का मन करता तो सारी सेना रुकवा दी जाती थी और नवाब साहब के सामने एक से बढ़कर एक खूबसूरत कन्याएं पेश की जाती थी। अब नवाब साहब उनके साथ क्या करते थे ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। जब नवाब साहब की तबीयत भर जाती तब सेना आगे बढ़ती थी। नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी यानी उम्मत-उल-ज़ोरा यानी बहू बेगम को पता चल गया था कि वो अपने शौहर की दूसरी औरतों के साथ वक्त गुजारने की आदत को नहीं ख़त्म कर सकती। इसीलिए उन्होंने एक नियम बना रखा था। वो नियम क्या था ये जानने के लिए आप हमारा पिछला एपिसोड देखिए। नवाब साहब की कई रखैलें और बांदियाँ थीं और वेश्याओं के साथ जिन हवेलियों में नवाब रंगीनियों में डूबे रहते थे, उनकी पत्नी बहू बेगम ने उन हवेलियों को चोर मंजिल नाम दिया था। नवाब शुजा-उद-दौला के शासनकाल में 23 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि बक्सर जो है वो बिहार में पटना शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक तरफ मुगल सम्राट मोहम्मद शाह आलम, मीर कासिम, नवाब शुजा-उद-दौला और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना थी जिसके सेनापति थे मेजर जनरल हेक्टर मुनरो। ये युद्ध 9 बजे शुरू हुआ और लगभग 3 घंटे चला। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। बक्सर के युद्ध में हुई करारी हार के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह आलम तो अंग्रेज़ों से मिल गए। नवाब शुजा-उद-दौला जान बचाकर भाग गए और मीर कासिम दर बदर भटकता हुआ दिल्ली और आगरा के बीच किसी सामान्य जगह में खुदा को प्यारा हो गया। बक्सर का युद्ध खास इसलिए है क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान पर राज इसी युद्ध के बाद शुरू हुआ। नवाब शुजा-उद-दौला के समय अरे फैज़ाबाद की रंगत देखने लायक थी। फैज़ाबाद को खूबसूरती का शहर बनाने के लिए अनेक बाग और किले बनवाए गए। क्योंकि अवध की राजधानी थी फैज़ाबाद, इसलिए दिल्ली और आगरा से खूब सारे व्यापारी, शिल्पी, शायर जैसे मीर, आतिश, रिंद जैसे नामचीन शायर और विभिन्न वर्गों के लोग फैज़ाबाद में आके बसे और फैज़ाबाद की रौनक दिल्ली और आगरा जैसी कर दी थी। नवाब साहब की प्रमुख बेगमों बहू बेगम और शतर कुंवर से उनको एक एक पुत्र पैदा हुए थे जिनके नाम थे आसफ-उद-दौला और सआदत अली खां। इसके अलावा विभिन्न कनीज़ों से उन्होंने 23 बेटे और 12 बेटियां भी पैदा की थी। नवाब शुजा-उद-दौला को भवन निर्माण का भी बड़ा शौक था। फैज़ाबाद में त्रिपोलिया चौक, दिलकुशा कोठी, छोटा कलकत्ता नामक किला, मोती महल जैसे भवनों का निर्माण आप ही के समय में हुआ था। नवाब साहब को बड़ी सेना रखने का भी बड़ा शौक था। आपकी सेना में लगभग 70,000 सिपाही थे, हजारों मुखबिर थे जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से खबरें लाने के साथ ही साथ हर 15 दिनों में काबुल से भी खबरें लाया करते थे। सन 1774 में नवाब साहब के शरीर में एक फोड़ा निकल आया जिस पर पहले नवाब साहब ने ध्यान नहीं दिया, जो कि अलग अलग औरतों के संपर्क में आने के कारण और बढ़ता जा रहा था। बाद में नवाब साहब के उपचार के लिए काफ़ी प्रयास किए गए पर नवाब साहब ठीक ना हो सके और अंत में 26 जनवरी सन 1775 में नवाब साहब की सुबह 3 बजे मौत हो गई। नवाब शुजा-उद-दौला की इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उन्हें फैज़ाबाद के गुलाबवाड़ी में दफनाया जाए, तो उनके मरने के बाद उनकी ये इच्छा पूरी की गई
उनकी विधवा पत्नी बहू बेगम ने उनकी याद में फैजाबाद के गुलाबबाड़ी में एक शानदार मकबरा बनवाया। अपनी मौत के कुछ दिन पहले ही नवाब शुजाउद्दौला ने अपने सबसे बड़े बेटे आसिफुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो ऐसे आए अवध के चौथे नवाब। अवध के चौथे नवाब यानी आसिफुद्दौला का जन्म सन 1748 ईस्वी में हुआ था। जब ये पैदा हुए थे उस समय इनके बाबा यानी सफदरजंग अवध के दूसरे नवाब का पद संभाल रहे थे। बचपन इनका बड़े ही शानो शौकत और विलासिता में बीता। इनके बचपन का नाम मिर्जा अमानी उर्फ मिर्जा याहिया खां था। बाद में मुगल सम्राट ने इन्हें आसिफुद्दौला की उपाधि दे दी। बहू बेगम यानी अपनी मां के इकलौते बेटे होने के कारण ये उनके बड़े लाडले थे। सन 1769 में 21 वर्ष की आयु में मिर्जा अमानी यानी आसिफुद्दौला की शादी शमसुन्निसा बेगम से हुई, जो कि बाद में दुल्हन बेगम के नाम से मशहूर हुई। अच्छा, आपको बताऊं कि अवध के नवाबों के समय में 3 बेगमें बहुत ही मशहूर हुई। पहली नवाब बेगम यानी सदरुन्निसा, जो कि आसिफुद्दौला की दादी थी। दूसरी बहू बेगम यानी उम्मतुल ज़ोहरा, जो कि इनकी माँ थी। और तीसरी शमसुन्निसा बेगम, जो कि आसिफुद्दौला की बेगम थी। और आपको बताऊं कि नवाब आसिफुद्दौला के इन तीनों में से यानी कि अपनी दादी से, माँ से और अपनी बेगम से किसी से भी कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। सन 1775 में आसिफुद्दौला अवध के चौथे नवाब बने। उस समय अवध की राजधानी फैजाबाद थी। आपको बताऊं कि इतिहास में दर्ज एक बड़ी घटना कि आसिफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि उनकी अपनी दादी और माँ से नहीं बनती थी और वो उनके साथ फैजाबाद में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि नवाब आसिफुद्दौला अपने पिता के सारे खजाने पर अपना अधिकार चाहते थे और उनकी माँ और दादी उन्हें पूरा खजाना नहीं दे रही थी। अरे इस पर नवाब साहब नाराज हो गए और फैजाबाद छोड़कर लखनऊ आ गए और लखनऊ को ही अवध की राजधानी बनाया। तो दर्शकों, इस तरह से लखनऊ अवध की राजधानी बना और तब से लेकर अब तक लखनऊ आगे ही बढ़ता आ रहा है। तो आपने देखा कि कभी कभी एक छोटी सी घटना का अंजाम कितना बड़ा होता है। लखनऊ के बारे में पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी ने क्या खूब कहा है कि ये सच है कि जिंदा दिली की किताब है तू, अदब का हुस्न और हुनर का हंसी शबाब है तू, सरे चमन तेरा जलवा है वो गुलाब है तू, ए लखनऊ दुनिया में अब भी लाजवाब है तू, वाह लखनऊ वाह। आपको बताऊं कि नवाब आसिफुद्दौला ने अपने लिए 3000 घोड़े और 2000 हाथी पाल रखे थे। नवाब साहब के पास 80,000 पैदल सैनिक और 20,000 घुड़सवारों की फौज थी। और बताऊं कि इनके महल में एक बड़ा सा चिड़ियाघर था जिसमें बंदर, हिरन, भेड़े, मुर्गियां, अलग अलग तरह के सांप, बिच्छू और बताऊं कि आपको कि 3 लाख कबूतर पाल रखे थे। नवाब साहब के पास एक जोड़ा अजगर भी था जो हर दिन एक एक मन मांस खा जाता था। कहा जाता है कि नवाब आसिफुद्दौला भांग और अफीम का शौक भी रखते थे और वो अक्सर बैठकर चींटियों की कतारें और मकड़ियों को देखा करते थे और उनके साथ खिलवाड़ भी किया करते थे। एक बार तो नवाब साहब ने खेली खेल में अपने हाथी दलवादल की शादी एक हथनी बड़कनी जिसका नाम था उससे करवा दी और इसमें नवाब साहब खुद दूल्हे वाले बने थे और उनके एक साथी दुल्हन वाले। 1200 हाथियों की बारात लेकर नवाब साहब पहुंचे और उस समय शादी पर लाखों रुपए खर्च हुए थे। वाह नवाब आसिफुद्दौला। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ना कि किस तरह से पैसे लुटाए जाते थे। भाई नवाबों के शौक थे, नवाब आसिफुद्दौला के और क्या क्या शौक थे। बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में बड़ा ही प्रसिद्ध भवन है, उसको बनाने की क्या वजह थी और कब बना और क्यों एक बुढ़िया हाथ में लोहे की तलवार लिए नवाब साहब का इंतजार कर रही थी, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, देखते रहें वाह नवाब वाह।